अगर कोई कहे कि मिडल ईस्ट में आज जो मिसाइलें दागी जा रही हैं, हाँ, या फिर नासा जो चांद पर अपने नए रॉकेट भेज रहा है और जो पूरी ग्लोबल इकोनॉमी में उठापटक मची हुई है, इन सब की असल वजह किसी जमाने में भारतीय रसोई में रखी मसालों की एक छोटी सी कटोरी थी, तो शायद इस बात पर यकीन करना थोड़ा मुश्किल होगा। बिल्कुल। मतलब ये सुनने में किसी साइंस फिक्शन फिल्म की कहानी जैसा लगता है ना। एकदम। लेकिन इतिहास की सबसे बड़ी खासियत यही है कि ये अक्सर फिक्शन से भी ज्यादा अजीब होता है। हम दुनिया के नक्शे को देखकर बस ये मान लेते हैं कि जो महाशक्तियों का उदय हुआ है वो किसी बहुत सोची समझी रणनीतिक योजना का हिस्सा रहा होगा। राइट, कि सब कुछ प्लान था। एग्जैक्टली। लेकिन असल में ये सब एक बटरफ्लाई इफेक्ट की तरह है। मतलब 500 साल पहले एक छोटी सी घटना होती है और सदियों बाद उसका परिणाम एक वैश्विक साम्राज्य के रूप में सामने आता है। और यही आज के हमारे विश्लेषण का मुख्य विषय है। आज की इस गहरी चर्चा में हम द रणवीर शो के उस एपिसोड के सूरप खोल रहे हैं जिसमें अंकित अवस्थी ने शिरकत की थी। बहुत ही कमाल का सोर्स मटेरियल है वो। हाँ, और हमारा उद्देश्य उस ऐतिहासिक चीट कोड को डिकोड करना है। ये समझना है कि कैसे भारत की ऐतिहासिक समृद्धि और मसालों की एक ब्लॉक हुई सप्लाई चेन ने अनजाने में अमेरिका को आज का सुपर पावर बना दिया। सही कहा। ये कोई साधारण इतिहास का पाठ नहीं है। सीखने वालों के लिए ये आज के अखबार में छपने वाली हर अंतर्राष्ट्रीय खबर के पीछे का असली व्याकरण है। बिल्कुल। और इस पूरी कहानी को समझने के लिए ना हमें वर्तमान से बाहर निकलकर उस दौर में जाना होगा जब वैश्विक अर्थव्यवस्था का केंद्र अटलांटिक महासागर नहीं था बल्कि अपना एशिया था। ओके, तो हम 500 साल पीछे जा रहे हैं। हाँ, उस समय दुनिया का सारा व्यापार, सारा का सारा आकर्षण भारत और चीन के इर्द गिर्द घूमता था। चीन अपने रेशम के लिए जाना जाता था और भारत अपने सूती कपड़ों और विशेष रूप से मसालों के लिए पूरी दुनिया में मशहूर था। तो यहीं पे एक बहुत ही बुनियादी सवाल खड़ा होता है। मतलब जब हम आज मसालों की बात करते हैं तो दिमाग में बस स्वाद या जायके का ख्याल आता है। लेकिन यूरोप को इन मसालों की इतनी सख्त जरूरत क्यों थी कि वो इसके लिए पूरी दुनिया का नक्शा खंगालने निकल पड़े? स्वाद के लिए इतना बड़ा जोखिम तो कोई नहीं उठाता ना। नहीं, स्वाद तो बहुत बात की बात है। असल मुद्दा वहां अस्तित्व और सर्वाइवल का था। अच्छा। इसके पीछे का विज्ञान और यूरोप का भूगोल समझना बहुत जरूरी है। देखिए, यूरोप का मौसम बेहद ठंडा होता है। सर्दियों के मौसम में जो कई महीनों तक चलता था, वहां खेती करना या ताज़ा भोजन उगाना लगभग असंभव था। राइट, बर्फ ही बर्फ होती होगी। बिल्कुल। ऐसे में उन सर्दियों के महीनों में जिंदा रहने के लिए यूरोपीय लोगों को बड़े पैमाने पर जानवरों का शिकार करके उनके मांस को लंबे समय तक सुरक्षित रखना पड़ता था। और उस दौर में कोई रेफ्रिजरेशन या मॉडर्न कोल्ड स्टोरेज तो था नहीं। तो मांस को सड़ने से बचाने का इकलौता तरीका वही था जो सदियों से भारतीय घरों में अचार बनाने के लिए इस्तेमाल होता आ रहा है। एग्जैक्टली। मसालों का उपयोग। मतलब मसाले सिर्फ स्वाद नहीं बढ़ाते, भी बेहतरीन प्राकृतिक प्रिजर्वेटिव है। हाँ, और एंटीबैक्टीरियल एजेंट भी होते हैं। तो यूरोप के लिए भारतीय मसाले कोई लग्जरी का सामान नहीं थे। वे सर्दियों में जिंदा रहने की एक अहम तकनीक थे। वाह! और ये तकनीक उन्हें उस मशहूर सिल्क रूट के जरिए मिलती थी, है ना? बिल्कुल। भारत और चीन से ये सारा सामान अफगानिस्तान, ईरान और तुर्की से होते हुए यूरोप पहुंचता था। तुर्की का वो शहर जिसे आज इस्तांबुल कहते हैं और तब कॉन्स्टेंटिनोपल कहा जाता था, वो पूर्व और पश्चिम के बीच का मुख्य दरवाजा था। सब कुछ एक सेट पैटर्न पर चल रहा था। भारत मसाले और सूती कपड़े देता था और बदले में यूरोप से भारी मात्रा में सोना और चांदी भारत आता था। इसी व्यापार ने भारत को सोने की चिड़िया बनाया। राइट। लेकिन फिर जियोपॉलिटिक्स की बिसात पर एक बहुत बड़ा मोड़ आता है। क्या हुआ? तुर्की के इलाके में ऑटोमन साम्राज्य यानी ऑटोमन एम्पायर का उदय होता है और वो उस बॉस्फोरस स्ट्रेट पर पूरी तरह से कब्जा कर लेते हैं, जो एशिया को यूरोप से जोड़ने वाला एकमात्र जमीनी और सुरक्षित समुद्री रास्ता था। अरे बाप रे! हाँ, और उस कब्जे का मतलब सिर्फ एक इलाका पर जीत नहीं था। उसका सीधा मतलब था दुनिया की सबसे अहम सप्लाई चेन को चोक कर देना। मतलब गला घोट देना व्यापार का। बिल्कुल। ऑटोमन साम्राज्य ने उस रास्ते से गुजरने वाले हर सामान पर इतना भारी टैक्स लगा दिया कि स्पेन और पुर्तगाल जैसे देशों के लिए, जो यूरोप के एकदम पश्चिमी छोर पर बसे थे, मसाले खरीदना लगभग असंभव हो गया। ओके, लेट्स अनपैक दिस। इसे आज के परिप्रेक्ष्य में समझना हो तो ये कुछ वैसा ही है जैसे अचानक कोई रातों रात दुनिया का सारा इंटरनेट केबल काट दे। हाँ, बहुत सटीक एनालॉजी है। या फिर कोई ऐसा भयंकर सप्लाई चेन क्राइसिस आ जाए जहां सुपरमार्केट में खाने पीने का सामान पहुंचना ही बंद हो जाए। मतलब सोचिए, यूरोप में कितनी हड़कंप मची होगी। ये एक भयानक आर्थिक और सामाजिक संकट था
जब आपके सर्वाइवल का मुख्य रास्ता ही बंद हो जाए तो हाहाकार मचना तो तय है। और इसी हताशा ने आधुनिक दुनिया की नींव रखी। कैसे? जब जमीन का सुरक्षित रास्ता बंद हो गया ना, तो इंसानी फितरत अपने अस्तित्व को बचाने के लिए नए और खतरनाक विकल्प तलाशने लगी। स्पेन और पुर्तगाल के राजघरानों ने ये जोखिम उठाने का फैसला किया कि समंदर के रास्ते से जाएंगे। हाँ, उनका तर्क सीधा था, अगर जमीन का रास्ता ब्लॉक है तो हमें समंदर के रास्ते भारत तक पहुंचना होगा। यहीं से एज ऑफ डिस्कवरी या खोज के युग की शुरुआत होती है। और खोज का ये सफर कोई सुनियोजित साइंटिफिक अभियान तो था नहीं, ये तो बस अंधेरे में चलाया गया एक तीर था। बिल्कुल। स्पेन का राजा कोलंबस नाम के एक इटालियन नाविक को पश्चिम की दिशा में समुंदर में उतार देता है, इस उम्मीद में कि दुनिया गोल है तो वो घूमकर भारत पहुंच ही जाएगा। हाँ, और कोलंबस महीनों तक अटलांटिक महासागर की लहरों से जूझने के बाद आखिरकार एक जमीन पर पहुंचता है और उसे लगता है कि उसने भारत खोज लिया। Here is where it gets really interesting. वो भारत से हजारों किलोमीटर दूर आज के कैरेबियन द्वीपों और अमेरिकी महाद्वीप के पास पहुंचा था। Exactly. उस एक भौगोलिक गलतफहमी का असर देखिए। उसे लगा वो इंडिया पहुंच गया है, और क्योंकि वो यूरोप के पश्चिम में था तो उसने उस जगह को वेस्ट इंडीज नाम दे दिया। अरे हाँ। और वहां के मूल निवासियों को रेड इंडियंस कहा जाने लगा। मतलब आज जो वेस्ट इंडीज की क्रिकेट टीम छक्के मारती है, उनका वो नाम सिर्फ 500 साल पुरानी एक नेविगेशनल गलती का नतीजा है। माइंड ब्लोइंग। महाद्वीप थाली में सजा कर दे दिया। और दूसरी तरफ पुर्तगाल भी तो हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठा था। नहीं, पुर्तगालियों ने एक अलग रणनीति अपनाई। उन्होंने वास्को डी गामा को अफ्रीकी महाद्वीप का चक्कर लगाकर भारत पहुंचने का जिम्मा सौंपा। वास्को डी गामा अफ्रीका के एकदम दक्षिणी छोर केप ऑफ गुड होप तक पहुंचा और वहां से हिंद महासागर पार करके भारत के केरल तट पर उतरा। तो फाइनली रास्ता मिल गया। हाँ, लेकिन वास्को डी गामा का ये सफर सिर्फ एक नया रास्ता नहीं था। इस सफर ने दक्षिण अफ्रीका और पूरे अफ्रीकी महाद्वीप के भविष्य की एक बहुत ही जटिल और दर्दनाक पटकथा लिख दी, क्योंकि अब यूरोपियंस को अफ्रीका के समुद्री तटों की जानकारी मिल चुकी थी। ये वाकई सोचने पर मजबूर करता है कि उस दौर का ये एक्सप्लोरेशन आज के सिलिकॉन वैली के वेंचर कैपिटल मॉडल जैसा था। भारी निवेश, जान जाने का भयंकर जोखिम। हाँ, एकदम हाई रिस्क। लेकिन अगर सफलता मिल गई तो रिटर्न इतना बड़ा कि पूरी दुनिया की इकोनॉमी बदल जाए। यूरोपियंस को इस हाई रिस्क गेम का सबसे बड़ा इनाम मिला, अमेरिका नाम का एक विशाल संसाधनों से भरा हुआ भूखंड। लेकिन खाली भूखंड मिलना एक बात है और उसे दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक ताकत में बदलना बिल्कुल अलग बात है। राइट। शुरुआत में अमेरिका के पूर्वी तट पर केवल 13 ब्रिटिश कॉलोनियां स्थापित हुईं। 1783 में इन कॉलोनियों ने ब्रिटेन से संघर्ष करके खुद को आजाद कर लिया। लेकिन आजादी के बाद उनके सामने एक बड़ी चुनौती थी। उनके पास जमीन तो अथाह थी, लेकिन उस जमीन से कच्चा माल निकालने और खेती करने के लिए मजदूर नहीं थे। और यही से उस आर्थिक फीडबैक लूप की शुरुआत होती है जिसने आधुनिक पूंजीवाद की नींव रखी। लेकिन इसकी कीमत लाखों इंसानों ने चुकाई। बिल्कुल। सोर्स में जो ऐतिहासिक पहलू उभर कर आता है वो ये है कि इस विशाल जमीन पर खेती करने के लिए अफ्रीका से लाखों लोगों को गुलाम बनाकर जहाजों में भर भर कर अमेरिका लाया गया। बहुत ही डार्क चैप्टर है। इस क्रूर प्रथा के बिना अमेरिका का वो शुरुआती औद्योगिक ढांचा खड़ा ही नहीं हो सकता था। इन अफ्रीकी गुलामों की बेशुमार और मुफ्त मेहनत के दम पर ही अमेरिका में कपास और तंबाकू का भारी पैमाने पर उत्पादन शुरू हुआ। हाँ। अमेरिका के खेतों से निकलने वाला ये सस्ता कपास जब यूरोप और अमेरिका की शुरुआती मिलों में पहुंचा तो इसने औद्योगिक क्रांति में बारूद का काम किया। इससे जो अथाह पैसा बना उसने आधुनिक बैंकिंग और फाइनेंस सिस्टम को जन्म दिया। लेकिन वे जो 13 राज्य थे वो आज के विशाल 50 राज्यों वाले अमेरिका में कैसे तब्दील हो गए? इसके पीछे सिर्फ इकोनॉमी नहीं थी, इसके पीछे एक बहुत गहरा मनोवैज्ञानिक कारण था जिसे इतिहास में मैनिफेस्ट डेस्टिनी कहा गया है। मैनिफेस्ट डेस्टिनी? हाँ, ये एक ऐसी कट्टर विचारधारा थी जिसने अमेरिकियों के मन में ये बैठा दिया कि पूरे महाद्वीप पर राज करना उनका ईश्वरीय अधिकार है, मतलब गॉड गिवन राइट है। ओहो, तो ये उनका विस्तारवादी माइंडसेट था। एग्जैक्टली। उनका एक्सपेंशनिस्ट डीएनए उनके हर फैसले में ये नजर आता है। वे सिर्फ जमीन नहीं जीत रहे थे, वो एक महाशक्ति का ब्लूप्रिंट तैयार कर रहे थे। उन्होंने फ्रांस से लुइसियाना खरीद लिया, मेक्सिको के साथ युद्ध लड़कर कैलिफोर्निया, टेक्सास और नेवादा जैसे आज के सबसे अमीर राज्य अपने नक्शे में मिला लिए। ये सिर्फ जमीन का लालच नहीं था, ये प्रशांत महासागर तक पहुंचने की एक सोची समझी रणनीति थी। और इसी विस्तार की धुन में
उन्होंने एक ऐसा सौदा किया जिसे उस वक्त के कई लोगों ने इतिहास की सबसे बड़ी बेवकूफ़ी कहा था। अरे हाँ, अलास्का। 1867 में अमेरिका ने रूस से अलास्का खरीद लिया। मतलब उस समय अखबारों में इसका खूब मजाक उड़ाया गया कि एक बर्फीले बंजर टुकड़े पर इतने पैसे क्यों बर्बाद किए जा रहे हैं। लेकिन आज के परिदृश्य में अलास्का की अहमियत देखिए। वो प्राकृतिक संसाधनों, तेल और रणनीतिक सुरक्षा के मामले में अमेरिका का सबसे बड़ा तुरुप का इक्का है। सच में यह दिखाता है कि एक सुपर पावर का नजरिया अगले चुनाव तक सीमित नहीं होता। वो 100 या 200 साल आगे की सोचता है। 1959 में जाकर उनके 50 राज्य पूरे हुए। और जहां तक मुझे पता है ये सिलसिला अभी रुका नहीं है। सोर्स के अनुसार अमेरिका की नज़र अब ग्रीनलैंड पर है। हाँ बिल्कुल। लेकिन ग्रीनलैंड एक और बर्फीला इलाका, कोई भी ये सोच सकता है कि आखिर अमेरिका को अब और कितनी जमीन चाहिए। बात सिर्फ जमीन की नहीं है ना, बात भविष्य के सबसे कीमती संसाधनों की है। जैसे जैसे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी, भूमध्य रेखा के आसपास के कई इलाके रहने लायक नहीं बचेंगे। राइट। ऐसे में ग्रीनलैंड जैसी जगहें भविष्य में ताजे पानी का सबसे बड़ा स्रोत बनेंगी। साथ ही आर्कटिक क्षेत्र के पिघलने से नए समुद्री रास्ते खुलेंगे। ग्रीनलैंड पर रणनीतिक पकड़ होने का मतलब है भविष्य की इकोनॉमी और सुरक्षा के एक गोल्डन डोम पर कब्जा करना। धरती पर इस अभूतपूर्व विस्तार ने अमेरिका को बेतहाशा दौलत और संसाधन तो दिए, लेकिन एक सुपर पावर बने रहने के लिए सिर्फ जमीन काफी नहीं होती। बिल्कुल नहीं। हक को बाकी दुनिया के दिमाग पर भी राज करना होता है। और जब 20वीं सदी में सोवियत संघ ने अपनी तकनीकी ताकत दिखानी शुरू की, तो अमेरिका के इस दबदबे पर सीधा प्रहार हुआ। वर्चस्व की ये लड़ाई धरती की सीमाओं को छोड़कर अंतरिक्ष तक पहुंच गई। जो शीत युद्ध या कोल्ड वॉर का दौर था, वो मनोवैज्ञानिक युद्ध का चरम था। जब सोवियत रूस ने स्पुतनिक सैटेलाइट लॉन्च किया और उसके बाद यूरी गागरिन को अंतरिक्ष में भेजने वाला पहला देश बना, तो अमेरिका को बहुत बड़ा झटका लगा होगा। हाँ, अमेरिका के अहंकार को एक बहुत गहरी चोट पहुंची। दुनिया भर में ये संदेश जाने लगा कि शायद सोवियत संघ तकनीकी रूप से अमेरिका से ज्यादा उन्नत है। और एक सुपर पावर ये कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता कि उसकी नॉलेज सुप्रीमेसी पर कोई सवाल उठाए। यही वजह थी कि अमेरिका ने अपना सारा खजाना और दिमाग अपोलो मिशन में झोंक दिया। एकदम सही। नील आर्मस्ट्रॉन्ग का चांद पर कदम रखना सिर्फ एक विज्ञान की उपलब्धि नहीं थी, वो पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा पीआर कैंपेन था। बिल्कुल। इस घटना ने दुनिया भर के देशों के मन में एक साइकोलॉजिकल हेजेमनी स्थापित कर दी। मनोवैज्ञानिक आधिपत्य का मतलब है कि आपको दुनिया को डराने के लिए हमेशा हथियारों की जरूरत नहीं है। आपकी तकनीक इतनी चमत्कारी होनी चाहिए कि बाकी देश खुद ब खुद आपका नेतृत्व स्वीकार कर लें। जब आप किसी को चांद पर चलते हुए देखते हैं, तो आप उस देश की शक्ति पर सवाल उठाने की हिम्मत ही नहीं कर पाते। मतलब आज के नासा और स्पेसएक्स असल में उस जमाने के कोलंबस और वास्को डी गामा हैं। क्या बात है, बहुत बढ़िया तुलना है ना? 500 साल पहले जो स्थिति अमेरिका की जमीन की थी, एक खाली और अछूती जगह, वही स्थिति आज चंद्रमा और मंगल ग्रह की है। और आज दशकों बाद अंतरिक्ष की वो ठंडी पड़ चुकी रेस फिर से धधक रही है। हाँ, नासा का जो नया आर्टेमिस 2 मिशन है, वो कोई रूटीन विज्ञान का प्रोजेक्ट नहीं है। तो क्या है? वीडियो के विश्लेषण में एक बहुत ही अहम बिंदु उठाया गया है कि चीन ने आधिकारिक घोषणा कर दी है कि वे 2030 तक चांद पर इंसान उतारेंगे। ओहो। अमेरिका के लिए ये खतरे की घंटी है। उन्हें दुनिया को फिर से ये याद दिलाना है कि आसमान का असली बॉस आज भी वही है। लेकिन इस बार मामला सिर्फ झंडा गाड़ने का नहीं है। इस बार की होड़ पूरी तरह से अर्थव्यवस्था पर टिकी है। चांद के दक्षिणी ध्रुव पर रेयर अर्थ मैग्नेट्स और ऊर्जा के नए विकल्पों की तलाश की जा रही है। बिल्कुल। आज के स्मार्टफोन से लेकर इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बैटरी और भविष्य के क्वांटम कंप्यूटर्स तक सब कुछ इन दुर्लभ खनिजों पर निर्भर है। जो देश एक्सप्लोरेशन का ये भारी खर्च उठा सकता है, भविष्य के संसाधनों की चाबी उसी के हाथ में होगी। धरती के संसाधन और अंतरिक्ष की तकनीक, ये सब ताकत तो देते हैं, लेकिन दुनिया की असली नब्ज तो इकोनॉमी में बसती है। अमेरिका ने पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को अदृश्य बेड़ियों में कैसे बांधा, ये समझना बहुत जरूरी है। हाँ। और यहीं पर इस पूरी ऐतिहासिक भूल भुलैया का सबसे बड़ा हथियार सामने आता है, पेट्रो डॉलर अग्रीमेंट। इस विषय पर आगे बढ़ने से पहले ये स्पष्ट करना बहुत जरूरी है कि हमारा यह विश्लेषण किसी भी देश की नीतियों के समर्थन या विरोध में नहीं है। हम सिर्फ सोर्स में दी गई बातों का निष्पक्ष रूप से विश्लेषण कर रहे हैं। बिल्कुल, हम सिर्फ तथ्य रख रहे हैं। भू राजनीति में सही या गलत नहीं होता, सिर्फ राष्ट्रों के हित होते हैं। पेट्रो डॉलर का उदय इसी राष्ट्रीय हित को सुरक्षित करने की एक मास्टर क्लास है।
1970 के दशक की शुरुआत में अमेरिका एक भारी आर्थिक संकट से गुजर रहा था। उन्होंने डॉलर का सोने से जुड़ाव खत्म कर दिया था। ऐसे में डॉलर की वैल्यू को बनाए रखने के लिए उन्हें एक नए बैकअप की जरूरत थी। और वो बैकअप सोना नहीं बल्कि काला सोना यानी कच्चा तेल बना। 1967 में इजराइल ने अरब देशों को एक बड़े युद्ध में हरा दिया था, जिससे मिडिल ईस्ट में भारी असुरक्षा का माहौल था। अमेरिका ने इस मौके का फायदा उठाया। हाँ, और उन्होंने सऊदी अरब के साथ एक ऐतिहासिक डील क्रैक की। डील क्या थी? डील बहुत स्पष्ट थी। अमेरिका ने सऊदी अरब के राज परिवार को आश्वस्त किया कि वे उन्हें इजराइल से और किसी भी अन्य क्षेत्रीय खतरे से संपूर्ण सैन्य सुरक्षा देंगे, दुनिया के सबसे बेहतरीन हथियार देंगे। ओके। लेकिन बदले में सऊदी अरब को एक काम करना होगा। वे दुनिया में किसी भी देश को अपना तेल बेचेंगे तो उसका भुगतान केवल अमेरिकी डॉलर में ही स्वीकार करेंगे। So what does this all mean? इसे समझाने के लिए सोर्स में दी गई समोसे की दुकान वाली एनालॉजी मुझे बहुत पसंद आई। हाँ, वो कमाल की थी। सोचिए आप समोसा खरीदने गए, आपके पास पैसे हैं, लेकिन दुकानदार कहता है कि पहले एक खास प्लास्टिक का टोकन लाओ। अमेरिका का डॉलर असल में वही टोकन है जिसके बिना आपको तेल रूपी समोसा नहीं मिल सकता। और इस एनालॉजी में एक और बहुत गहरी आर्थिक परत है। जब पूरी दुनिया को तेल खरीदने के लिए उस टोकन यानी डॉलर की जरूरत पड़ने लगी, तो हर देश के सेंट्रल बैंक को मजबूरी में अमेरिकी डॉलर अपने खजाने में भरकर रखने पड़े। राइट। इसका अमेरिका को क्या फायदा हुआ? सामान्यतः अगर कोई देश बहुत ज्यादा नोट छापता है तो वहां हाइपर इन्फ्लेशन आ जाती है, बेतहाशा महंगाई। लेकिन अमेरिका के साथ ऐसा नहीं होता। बिल्कुल नहीं। क्योंकि जब अमेरिका अंधाधुंध डॉलर छापता है तो वह डॉलर अमेरिका के अंदर नहीं रहता। दुनिया भर के देश उसे तेल खरीदने के लिए सोख लेते हैं। एग्जैक्टली। एक तरह से अमेरिका अपनी घरेलू महंगाई को पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट कर देता है। पूरी दुनिया मिलकर उनके छपे हुए नोटों का बोझ उठाती है। यही तो पेट्रो डॉलर सिस्टम का जादू है। दुनिया में कहीं भी युद्ध हो, अर्थव्यवस्था डगमगाए, तेल की कीमतें बढ़ेंगी और तेल खरीदने के लिए डॉलर की मांग बढ़ेगी। हर संकट अंततः अमेरिकी डॉलर को मजबूत ही करता है। वाओ! ये एक ऐसा वित्तीय चक्रव्यूह है जिसने अमेरिका को असीमित पैसा छापने की आजादी दे दी। लेकिन हर साम्राज्य के सामने कोई ना कोई चुनौती जरूर आती है। सोर्स के मुताबिक दशकों पुराना ये पेट्रो डॉलर एग्रीमेंट अब खत्म हो रहा है। हाँ, और इस दरार में चीन ने अपना दांव चल दिया है। पेट्रो युआन। बिल्कुल। चीन ने ईरान और अन्य खाड़ी देशों को पेशकश की है कि वो तेल का व्यापार डॉलर में नहीं बल्कि चीन की करेंसी युआन में करेंगे। ये तो सीधे डॉलर के दिल पर वार है ना? अगर दुनिया तेल के लिए डॉलर का इस्तेमाल बंद कर दे तो जो खरबों डॉलर पूरी दुनिया के रिजर्व में बैठे हैं वे वापस अमेरिका लौटेंगे, और जिस महंगाई से अमेरिका अब तक बचा हुआ था वो सुनामी की तरह उसकी इकोनॉमी को डुबा देगी। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि मिडिल ईस्ट में आज जो भी तनाव चल रहा है, चाहे अमेरिका ईरान हो या इजराइल गाजा का संघर्ष, उसके पीछे की एक बड़ी वजह डॉलर के विकल्प को रोकना है? विश्लेषक इसे एक एसिमेट्रिक वॉर के रूप में देखते हैं। हथियारों का इस्तेमाल तो सिर्फ एक टूल है, असली लड़ाई करेंसी और इकोनॉमी की है। जब खाड़ी देशों में युद्ध या तनाव का माहौल रहता है तो उन्हें सुरक्षा के लिए हथियारों की जरूरत पड़ती है, और ये तनाव एक तरह से उन्हें वापस डॉलर और अमेरिकी सुरक्षा छतरी के नीचे धकेलने का काम करता है। जो देश डॉलर का सिस्टम छोड़ना चाहता है उसे जियोपॉलिटिकल चेस बोर्ड पर भारी दबाव झेलना पड़ता है। ये पूरा विश्लेषण सच में दिमाग की नसें खोलने वाला है। मतलब सोचिए, हमने इस कहानी की शुरुआत कहाँ से की थी? भारत के मसालों से। हाँ, मसालों की तलाश से शुरू हुई एक यात्रा ने अमेरिका की खोज की, वहां 13 राज्यों से 50 राज्यों का साम्राज्य खड़ा किया, अंतरिक्ष तक होड़ पैदा की, और आज पेट्रो डॉलर के जरिए पूरी दुनिया को अपने आर्थिक चक्रव्यूह में बांध लिया है। और जब इतिहास की कड़ियां इस तरह से जुड़ती हैं ना, तो न्यूज चैनल पर आने वाली हर खबर का मतलब ही बदल जाता है। बिल्कुल। जब आप अखबार में डॉलर के भाव या मिडिल ईस्ट के युद्ध के बारे में पढ़ते हैं तो आप समझ पाते हैं कि इसके पीछे 500 साल पुरानी शतरंज बिछी हुई है। जानकारी ही आज के युग में सबसे बड़ा हथियार है। एकदम सही बात है। और इसी से जुड़ा एक बहुत ही विचार उत्तेजक सवाल इस चर्चा के अंत में उभरता है। क्या? अगर सदियों पहले केवल मसालों की तलाश ने पूरी दुनिया का नक्शा बदल दिया और एक नए सुपर पावर को जन्म दिया, right. तो आज के इस युग में जहां AI, डेटा और डीप सी माइनिंग जैसी नई खोज हो रही हैं, ये अगले 500 सालों में किस नए अदृश्य सुपर पावर को जन्म दे रही हैं? क्या भविष्य की महाशक्ति कोई देश होगा या डेटा पर नियंत्रण रखने वाली कोई विशाल टेक कंपनी? ये वाकई सोचने वाली बात है। 500 साल पुरानी मसालों की उस कटोरी ने एक नई दुनिया रची थी। आज का ये डेटा कल कौन सी दुनिया रचेगा?
इसी सवाल के साथ हम आज के इस विश्लेषण को यहीं विराम देते हैं। सीखते रहिए और लकीरों के पीछे का सच हमेशा तलाशते रहिए।